नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। मित्रों, हम लोग समान अध्ययन टेस्ट लगा रहे थे, जिसके क्रम में 4 वीडियो देखा जा चुका है, 4 प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं हम लोग। ये 5वां है उसी के क्रम में। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग देखते हैं। कलिंग नरेश खारवेल निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित हैं? तो जो कलिंग नरेश खारवेल थे वो चेदी वंश से संबंधित थे। इनके द्वारा जो है हाथी गुम्फा अभिलेख की रचना की गई थी। तो अक्सर पूछा जाता है हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से। खारवेल किस वंश के थे? चेदी वंश के। अगला देखिए, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? तो बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो है वैशाली में बिताई थी। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए। इनका महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में हुआ तथा सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। आगे देखिए, शेरशाह को दफनाया गया था। तो शेरशाह 1940 से 45 तक दिल्ली सल्तनत का शासक था। ये 1945 ईस्वी में कालिंजर के किले की फतह के क्रम में मारा गया था। और इसका जो है मकबरा जो स्थित है वह सासाराम बिहार में स्थित है। यह हिंदू मुस्लिम शैली में मिश्रित शैली में निर्मित मकबरा है। अगला देखिए, बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी कब धारण की? तो बाबर जो है 1501 ईस्वी में समरकंद के युद्ध को जीत लिया था। उसने समरकंद पे अधिकार कर लिया, लेकिन यह अधिकार उसका बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रहा। 8 माह बाद ही उसे समरकंद के साथ साथ फरगना का शासन भी गंवाना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप बाबर जो है काबुल की तरफ कूच किया और 1504 ईस्वी में काबुल पे विजय प्राप्त कर ली। काबुल पे विजय प्राप्त करने के बाद यह अपने पूर्वजों के द्वारा धारण की जाने वाली मिर्जा की उपाधि को त्याग दिया तथा पादशाह की उपाधि ग्रहण की। तो पादशाह की उपाधि कहाँ धारण किया था? काबुल में किया था। आगे देखिए, 1501 में समरकंद को जीत लिया था, लेकिन फिर 8 ही महीने बाद समरकंद व फरगना दोनों इसके हाथ से निकल गया। फिर एक काबुल की तरफ कूच किया। 1504 में काबुल को जीत लिया। फिर वो अपनी जो पूर्व की पदवी थी मिर्जा, उसको त्याग के पादशाह की उपाधि धारण किया। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसके द्वारा दिया गया? तो बीडी सावरकर के द्वारा दिया गया था। एक क्वेश्चन पूछता है कि 1800 स्वतंत्रता संग्राम के इतिहासकार कौन थे? तो वह B.A. स्मिथ थे। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया? तो महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। 1893 में वह दक्षिण अफ्रीका गए थे। उसके बाद इसी 9 जनवरी 1915 को भारत आए। भारत आने के बाद उनका पहला जन भाषण वाराणसी में BHU की स्थापना के दौरान 1916 ईस्वी में दिए थे वो। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? तो 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन का गठन किया गया, जो 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा। कैबिनेट मिशन का नेतृत्व पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड घटित हुआ। काकोरी कांड का नाम परिवर्तित करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। इसमें जो है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहड़ी आदि पे मुकदमा चलाया गया। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर के जेल में फांसी दी गई। रोशन सिंह को जो है गोंडा के जेल में फांसी दिया गया रोशन सिंह को इलाहाबाद में, और राजेंद्र लाहड़ी को जो है गोंडा में फांसी दिया गया तथा अशफाकुल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। तो ये पूछ लेता है कभी कभी, राम प्रसाद बिस्मिल आपके गोरखपुर हो गए और राजेंद्र लाहड़ी जो है गोवा हो गए, फैजाबाद में आपके अशफाकुल्ला खां हो गए। अगला देखिए क्वेश्चन, हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल क्या है?
तो सबसे उपयुक्त फसल जो है हरी खाद के लिए सनई है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान क्रीडा कहाँ अवस्थित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हैदराबाद में स्थित है। बहार एक किसकी प्रजाति है? तो बहार जो है अरहर की प्रजाति है। अरहर की अन्य प्रजातियां जो हैं आप जान लीजिए, अमर है, आज़ाद है, मालवीय चमत्कार है, मालवीय विकास है, पारस है इत्यादि। बहार अरहर की प्रजाति है, 2 दफ़ा पूछ चुका है एग्जाम में। अगला देखिए, वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? तो वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुंचने को किस नियम के रूप में जाना जाता है? तो यह 10% का नियम है। 10% का नियम लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया? लिंडमैन के द्वारा दिया गया। और इस नियम में यह बताया गया है कि जब ऊर्जा खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाती है तो मात्र 10% ही स्थानांतरित होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पारिस्थितिकीय निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य है। पारिस्थितिकीय शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया? अर्नेस्ट हैकल ने किया तथा पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना एनजी टांसले ने दी। आगे देखिए, आदि शंकराचार्य द्वारा भारत में 4 मठ स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर उन्होंने मठ स्थापित नहीं किए? तो इनके द्वारा स्थापित 4 मठ कौन कौन से थे? जोशी मठ था, द्वारका मठ था, श्रृंगेरी मठ था तथा पूरी मठ था। जोशी मठ, श्रृंगेरी मठ, द्वारका मठ, पूरी मठ था। वाराणसी में इन्होंने मठ की स्थापना नहीं की। पोंगल त्यौहार भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसको पोत से याद कर लीजिए। पोंगल तमिलनाडु में है। यह खिचड़ी इधर मनाया जाता है, उसी में जो है तमिलनाडु को जो है फसल कटाई के दौरान पोंगल त्यौहार मनाते हैं। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी.डी. सावरकर हैं। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? तो दाल का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है, फिर राजस्थान है, फिर यूपी है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है? तो स्मॉग भी वायु प्रदूषण से संबंधित है, अम्ल वर्षा भी है, एस्बेस्टोसिस भी है, लेकिन जो यूट्रिफिकेशन होता है यह जल प्रदूषण से संबंधित है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? अप्राकृतिक रूप से जल में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण जल की गुणवत्ता में कमी आ जाती है तथा ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछता है यूट्रोफिकेशन के कारण क्या होता है? तो जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? अप्राकृतिक रूप से जल में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की मात्रा का बढ़ना होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या क्या है? तो 53 है। 53वां 10 लाखी नगर कौन सा है? कोटा है। जनगणना एक और क्वेश्चन पूछता है कि किस राज्य में 10 लाखी नगर नहीं है? तो उड़ीसा में नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किसका है? तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। लिंगानुपात का क्रम याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं, हर जम्मू सी पंजाब यूपी, हर जम्मू सी पंजाब यूपी 2-3 बार पढ़िए आपको याद हो जाएगा। हर जम्मू सी पंजाब यूपी, हरियाणा, जम्मू, सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश। हर जम्मू सी पंजाब यूपी न्यूनतम लिंगानुपात का ये फार्मूला है। अधिकतम का के तामड़ 6 है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़। आगे देखिए, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होता है। इसे हटाने के लिए राज्यसभा के द्वारा इसका विधेयक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। जब विधेयक राज्यसभा से पारित हो जाए तो लोकसभा की सहमति भी अनिवार्य है, लेकिन ऐसा ये तभी किया जा सकता है जब राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व इसकी लिखित सूचना दी गई हो। आगे देखिए,
बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह प्रावधान किया गया है कि कुछ व्यक्ति को किसी विशेष दशाओं में जो है गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसमें यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो नियत समय अंतराल में उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना होगा तथा उसे अपनी मनपसंद के वकील से सलाह लेने की अनुमति देनी पड़ेगी। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया? तो भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा के विधिक या कानूनी अधिकार संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत बना दिया गया। आगे देखिए, निम्न में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? तो जो पंचायती राज व्यवस्था है वह तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है। इसका मतलब होता है कि शक्तियों के विकेंद्रीकरण से क्या संबंधित है? पंचायती राज पद्धति है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व है। निम्नलिखित में से कौन एक संस्था ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अर्थ प्रबंध को संचालित करती है? तो ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष की स्थापना 1995-96 में की गई थी और इसके अर्थ का प्रबंधन जो है नाबार्ड के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति नई आर्थिक नीति के रूप में निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार की गई थी? तो जब 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति अपनाई गई तो उस समय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे तथा वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी थे। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगें क्या होती हैं? तो दूरसंचार में माइक्रोवेव तरंगों का प्रयोग किया जाता है। माइक्रोवेव क्या होती है? सूक्ष्म तरंगें होती हैं। तरंगों की आवृत्ति को याद करने के लिए एक आपको ट्रिक बताया गया था, गाय परा दृश्य अव मरे, गामा एक्सरे पराबैंगनी दृश्य अवरक्त रेडियो माइक्रो। आगे देखिए, सोनार में हम उपयोग करते हैं। सोनार का उपयोग किस में किया जाता है? तो सोनार जो है नौ संचालकों के द्वारा उपयुक्त किया जाता है। सोनार की सहायता से जो है कि डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति का पता लगाया जाता है। सोनार में जो है पराश्रव्य तरंगें होती हैं जिसके माध्यम से वस्तु की स्थिति का पता लगाया जाता है। तो सोनार में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है, इसी के माध्यम से डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाया जाता है। डीपीटी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? तो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग आर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो जो गठिया रोग होता है वह यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की क्रिया क्या होती है? तो रिवर्स ऑस्मोसिस, उत्क्रम परासरण होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा हुआ है कई बार। और खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या होती है? उत्क्रम परासरण होती है। समुद्र के पानी को भी पूछ सकता है कि कैसे शुद्ध किया जा सकता है, तो वो भी रिवर्स ऑस्मोसिस से शुद्ध किया जाएगा। निकट दृष्टि दोष रोग की मुक्ति कैसे होती है? तो अवतल लेंस के उपयोग से निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है। इसमें नज़दीक की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। नेत्र का गोलक जो है बढ़ जाता है, प्रतिबिंब रेटिना के पहले ही बन जाता है। अगला देखिए, दादरी चूर्ण, चुनार, डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं सीमेंट। तो दादरी, चूर्ण, चुनार और डाला जो है सीमेंट उत्पादक कारखानों के लिए प्रसिद्ध हैं। हाल ही में भारत वियतनाम वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 कब आयोजित हुआ? यह 21 दिसंबर 2020 को आयोजित हुआ था। भारत के पहले स्वदेशी 9mm
पिस्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो ये जो स्वदेशी 9mm पिस्टल है संयुक्त रूप से DRDO तथा भारत सेना द्वारा विकसित किया गया। सही है, 9mm पिस्टल का विकास DRDO तथा भारतीय सेना द्वारा किया गया है। इस पिस्टल का डिजाइन और विकास कार्य इन्फेंट्री स्कूल, माहो और DRDO के आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट पुणे द्वारा अपनी विशेषता का उपयोग करते हुए किया गया। ये भी सही है। इस पिस्टल का नाम अस्मी रखा गया है जिसका अर्थ है गर्व, आत्मसम्मान तथा कठिन परिश्रम। ये भी सही है। इसका ऊपरी रिसीवर कार्बन फाइबर से तथा निचला रिसीवर एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्युमिनियम से बना हुआ है। ये सही नहीं, ऑप्शन डी इसमें गलत हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, 7 से 8 जनवरी 2021 के मध्य वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकान 2020 आयोजित हुआ। इसका मुख्य विषय क्या था? तो वैश्विक शांति को साकार करने में युवाओं की भूमिका। तो जो वर्चुअल अंतर्राष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकान था उसका मुख्य विषय वस्तु था वैश्विक शांति को साकार करने में युवाओं की भूमिका। अगला क्वेश्चन, 2 फरवरी 2021 को केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने किस संस्थान के भाग के रूप में भारत के पहले आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना की घोषणा की? तो आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र चेन्नई के अंतर्गत किया गया है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है। आर्द्रभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? चेन्नई में की गई। किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, 1 जनवरी 2021 को रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? तो सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के नए CEO हैं। इन्होंने विनोद कुमार यादव की जगह ली। 19 से 20 दिसंबर 2020 के मध्य 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? तो ये गुवाहाटी में आयोजित किया गया। ये पहला अवसर है कि नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन गुवाहाटी में किया गया। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो सकता है। ये देखिए एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे आप लोग लगाइए और कमेंट करके बताइए कि इसका क्या सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 फरवरी 2021 को प्रस्तुत उत्तर प्रदेश के बजट 21-22 में समग्र शिक्षा अभियान हेतु कितने रुपए की व्यवस्था की गई? तो जो बजट प्रस्तुत किया गया है 21-22 का पेपरलेस बजट था। टोटल बजट का आकार जो है 550,270.7 करोड़ रुपया था, जो पिछले साल के बजट से 7.9% ज़्यादा है। और इसमें जो है समग्र शिक्षा अभियान के लिए 18,172 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। तो मित्रों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। हम आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो इसको अधिक से अधिक शेयर करिए तथा चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की मुहिम को तेज करिए। धन्यवाद दोस्तों।